ठीक है मजीरे, तू इधर रुक, चल मीना भाग जा। वो सचमुच भागती हुई बाहर निकल गई। मेरी आंखें भीग गईं। मेरे दिल से आवाज़ निकल रही थी, मेरे मालिक तेरी तख्लीक की इतनी तहकीर, लेकिन तू सब कुछ जानता है और जो तू जानता है वही ठीक है। उसी वक्त मैडम की आवाज़ उभरी, सब कुछ आपकी मर्जी के मुताबिक होगा, फिल्म में काम भी मिलेगा, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सरमाए का बंदोबस्त करें। ठीक है, गुड बाय। स्मित्रा देवी ने बाबूबाई की तरफ देखा तो बाबूबाई खड़े हुए। आइए, उन्होंने कहा और हम बाहर निकल आए। मेरी नज़रें दूर दूर तक भटकने लगीं, लेकिन मीना कहीं नज़र नहीं आई। बाबूबाई बोले, कितनी रकम लगा सकते हो फिल्म में? मशवरा करके बताएंगे बाबूबाई। जल्दी करना, मैडम का नाम बड़ा है, बहुत से फाइनेंसर्स आ जाएंगे। शमसू, अबे ओ शमसू, बाबूबाई ने एक गुजरते हुए आदमी को आवाज़ दी और वो करीब आ गया। कैसा है बे? ठीक हूँ। ये कौन है? उसने हम दोनों को देखते हुए कहा। मेहमान हैं, एक बात बता। हाँ बोल। अभी मैडम ने बोला कि मीना का घर वाला मर गया। क्या वो मर गया? लो बाबूबाई की बातें, उसे मरे हुए तो 20 दिन से ज्यादा हो गए। मेरे को नहीं मालूम था। अभी मीना क्या कर रही है? पता नहीं। साहब लोग को उधर छोड़ना है। कब? शमसू ने पूछा। शाम 7 बजे, मैंने कहा। ठीक है, किधर से पकड़ना है? शमसू अपनी जुबान में बोला। होटल रास्पुटिन से। बाबूबाई ने कमरे का नंबर बताया। 200 रुपये इसे दे दो और शाम को 300 और दे देना। वहां से हम रास्पुटिन आ गए। कमरे में आकर हकीम साहब बुरी तरह हंसने लगे और मैं गुस्से से उन्हें देखता रहा। जब वो खूब हंस लिए तो बोले, चलो हम फिल्म प्रोड्यूसर बनने जा रहे हैं। कितनी रकम है आपके पास? लाखों। कमाया ही क्या है, खर्च कहाँ किया है? अगर वो काबू में आ जाती तो छोटा सा एक ताजमहल बना देते। सारे पैसे बच गए। अब एक फिल्म बना देते हैं, उसका नाम ताजमहल रख दीजिए। नहीं, ताजमहल तो बन चुकी है। तो ताजमहल भी बन चुका है, मैंने तुर्की बतुर्की जवाब दिया। अच्छा एक बात बताओ, तुम रात को मीना के यहाँ जा रहे हो? हाँ। तो भाई मैं भी तो उसी के लिए वहां गया था। उसे हमारी जरूरत थी ना। किसे? मैं उछल पड़ा। मीना को, हकीम साहब बोले और पेट पकड़कर वॉशरूम की तरफ दौड़ लगा दी। मैं उन्हें देखता रह गया, सर बुरी तरह चकरा गया। अब इसमें कोई शक नहीं रह गया था, हकीम साहब कोई ऊंची चीज थे। उन्होंने अपनी शख्सियत पर शोखी का खोल चढ़ा रखा था, लेकिन जब भी उस खोल से निकलते तो कुछ लगने लगते। मेरे गुमान में भी नहीं था कि वहां कोई मजलूम लड़की मिलेगी और मैं उसकी मदद पर आमादा हो जाऊंगा, लेकिन हकीम साहब ने पहले से अपनी मंसूबाबंदी कर ली थी। मैंने दिल में फैसला कर लिया कि अब हकीम साहब से इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा। वो वॉशरूम से बाहर आए और मशकूक निगाहों से मुझे देखते हुए अपने बेड पर जा बैठे। 6:45 बजे शमसू ने दरवाजे पर दस्तक दी। हमारे बुलाने पर अंदर आ गया। चलें साहब, वो बोला और हम तैयार हो गए। दोनों? उसने सवालिया अंदाज में कहा। हाँ, मुझे डबल भाड़ा देना होगा। देंगे, मेरी बजाय हकीम साहब बोले। सफर काफी लंबा था। आखिरकार ऑटो रिक्शा एक कच्ची आबादी में दाखिल हो गया। आबादी के माहौल से ही अंदाजा हो गया कि वहां किस तरह के लोग रहते हैं। एक जगह हम रिक्शे से उतरे। शमसू हमें लेकर एक बोसीदा से घर के दरवाजे पर पहुंच गया। उसने आवाज दी, मीना, अरियो मीना। कुछ लम्हों के बाद मीना बाहर निकल आई। उसने हम तीनों को देखा और बोली, क्या है शमसू जी, मेहमान आए हैं। मैं इद्दत में हूँ शमसू जी, अब मैं धंधा नहीं करती, माफी मांगती हूँ साहब जी। उसने हमारी तरफ देखकर हाथ जोड़ दिए। फिर क्या रानीगिरी करेगी? खामहार नखरे कर रही है, चल पीछे हट। शमसू को अपना मुआवजा खतरे में नजर आने लगा। हाथ जोड़ती हूँ साहब जी, मेरा घर वाला जैसा बोलता था मैं वैसा करती थी, अब वो नहीं रहा और मैं ये नहीं करती। हमें आपसे कुछ बातें करनी है बहन, हम आपके पास किसी बुरी नीयत से नहीं आए, हकीम साहब ने कहा और वो सकते में रह गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। दूसरी तरफ मैंने शमसू का चेहरा देखा, वो भी हक्का बक्का रह गया। हकीम साहब ने जेब से शमसू का मुआवजा निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया, मगर शमसू का हाथ आगे नहीं बढ़ा, बल्कि उसके मुंह से रूंधी हुई आवाज निकली, आप इसको बहन बोला साहब? हाँ शमसू, तुम ये पैसे ले लो। नहीं लेंगे साहब, नहीं लेंगे,
दुनिया में सब अच्छे हैं, एक हम ही बुरे हैं, नहीं लेंगे। उसने रोते हुए जेब से 200 रुपए निकालकर जमीन पर फेंके और रोता हुआ भाग गया। हकीम साहब हंसने लगे और फिर बोले, सवाल ही पैदा नहीं होता, दुनिया में कोई बुरा नहीं, कोई है ही नहीं। मीना अंदर आने को नहीं कहोगी? वो रास्ते से हट गई और हम अंदर दाखिल हो गए। एक गरीब ज़दा घर जैसा हो सकता था वैसा ही घर था। मीना संभल गई। उसने हमें तख्त पर बैठने के लिए कहा और बोली, मैं अभी आती हूँ साहब जी, बस 5 मिनट। वो जवाब का इंतजार किए बगैर उस कमरे की तरफ चली गई जो सामने नजर आ रहा था। हम दोनों खामोशी से उस नीम तारीक माहौल को देखते रहे। किसी के मुंह से कोई लफ्ज नहीं निकला था। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट से भी ज्यादा गुजरे तो मैं खड़ा हो गया। ये कहाँ गई? हम दोनों दबे पांव कमरे की तरफ बढ़ गए। अंदर झांका तो रोंगटे खड़े हो गए। मीना जाए नमाज पर बैठी नमाज पढ़ रही थी। उसके करीब एक चारपाई पर 2 बच्चियां जिनकी उम्रें 3 और 5 साल से ज्यादा नहीं होंगी। हकीम साहब ने मेरी तरफ देखा और फिर इशारे से चलने के लिए कहा। हम दोनों खामोशी से वापस तख्त पर आ बैठे। कुछ देर के बाद वो वापस आ गई और एक टूटे हुए मुंडे पर बैठकर बोली, माफी चाहती हूँ साहब, मैंने आप लोगों को मैडम के ऑफिस में देखा था। हाँ, माफी चाहती हूँ साहब, आपने मुझे। वो हिचकिचा कर खामोश हो गई। हाँ, हम दोनों ने तुम्हें बहन बोला। माफी चाहती हूँ साहब, इंडस्ट्री में कोई किसी को बहन नहीं बोलता। अब तुम और ज्यादा माफी मत मांगो, क्योंकि हम इंडस्ट्री के लोग नहीं। फरमान मर गया साहब, मैंने धंधा छोड़ दिया। अब मैं बस एक्स्ट्रा का काम करती हूँ। फरमान कौन था? मेरा घर वाला था। कलकत्ता से मेरे को निकाह करके इधर लाया, मुझे मारा, बोला कि धंधा करो। मैंने धंधा किया साहब, अपनी खुशी से नहीं किया। वो मेरा शौहर था बस। तुमने लव मैरिज की थी उसके साथ? नहीं साहब, वो मेरे अब्बा को मिला था। उसको झूठ बोला कि वो बम्बई में काम करता है। अब्बा ने उसके साथ मेरी शादी कर दी। तुमने अपने अब्बा को नहीं बताया कि वो तुम्हारे साथ क्या सलूक करता है? अब्बा तो कोलकाता में है। कितने साल हो गए तुम्हारी शादी को? नहीं मालूम साहब। तुम कभी अपने माँ बाप से मिलने नहीं गई? हकीम साहब ने पूछा और उसके चेहरे की जो कैफियत हुई उसने मेरे वजूद को हिला कर रख दिया। पहले उसके चेहरे पर एक वालिहाना कैफियत पैदा हुई। अपने माँ बाप से मिलने के तसव्वुर से एक इश्तियाक सा उभरा जो लम्हों में बेबसी में बदल गया। नहीं गई। जब वो तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक करता था तो तुमने उसे छोड़ क्यों नहीं दिया? अब्बा ने बोला, मीना बेटा आप मुसलमान हो, शौहर की अतात करना, उस घर से मरकर निकलना, उसके हर हुक्म की तामील करना। मैंने अब्बा से वादा किया था। अब हकीम साहब की कुव्वते बर्दाश्त भी जवाब दे गई। उनकी आवाज बंद हो गई। उन्होंने आगे बढ़कर मीना के सर पर हाथ रखा और आंसू पीने लगे। वो मासूम अभी तक हम दोनों को समझ ही नहीं सकी। जाहिर है कि जिन लोगों से उसका वास्ता पड़ता था वो सबको ऐसा ही समझती थी। मुश्किल से हकीम साहब की आवाज उभरी, मीना बेटी हम तुम्हें कलकत्ता ले जाएंगे, तुम्हारे अब्बा के पास, तुम्हारे घर। वो कुछ नहीं बोली, बस टुकर टुकर देखती रही। हम तुम्हें तुम्हारे घर ले जाएंगे। वो बेइख्तियार हो गई। उसने झुक कर हकीम साहब के पांव पकड़ दिए और रोते हुए बोली, नहीं साहब, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं पांव पकड़ती हूँ साहब, मैं अब धंधा नहीं करूंगी, मेरे को माफ कर दें। बात हमारी समझ में नहीं आई। उसने दोबारा कहा, बाबू लोग आते हैं, मैं उनको खुश करती हूँ। वो मुझे बोलते हैं कि तुम्हें तुम्हारे बाप के घर कोलकाता ले जाएंगे, मगर सुबह को हंसकर चले जाते हैं। बात अब समझ में आई थी। हकीम साहब ने कहा, वो तुम्हें बेटी या बहन कहते थे? वो चूंकि हमें देखती रही, फिर बिलक बिलक कर रो पड़ी। बड़ी मुश्किल से हम उसे बावर कराने में कामयाब हो सके कि हम उसे सचमुच कोलकाता ले जाएंगे। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उसे वहीं छोड़ना पड़ा क्योंकि इंतजामात करने थे। हकीम साहब ने उसके लिए और दोनों बच्चियों के लिए अच्छी खासी खरीदारी की। उसे होटल लाना मुमकिन नहीं था, लेकिन हकीम साहब ज्यादा वक्त उसी के पास गुजार रहे थे। उस वक्त भी वो वहीं गए हुए थे और मैं होटल के कमरे में बैठा काफी पी रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दस्तक देने वाले को अंदर आने की इजाजत दी। अंदर दाखिल होने वाला भूरिया चरण था। उसी साफ सुथरे लिबास में एक मुहज्जब आदमी नजर आ रहा था। मैं उसे देखकर चौंका जरूर था,
लेकिन मैंने असाब पर काबू रखा और मुस्कुरा कर कहा, आओ भूरिया चरण, आप तो तुम एक शरीफ आदमी नजर आने लगे हो। जरूरी काम से आए हैं तुम्हारे पास, बैठो, काफी पियोगे? तू कलकत्ता नहीं जाएगा क्या? मैंने हैरत से कहा। बात मेरी समझ में नहीं आई। सुसरी को रेल में बिठा दे, हमें कोई एतराज नहीं, पर तू कलकत्ता में कदम नहीं रख सकता। वजह, हमारी तेरी लड़ाई हमारे बीच, उधर काली नवास है, उधर तेरा जाना हमारे लिए ठीक नहीं। अरे वाह, मैंने तो ये सोचा भी नहीं था। तुम्हारी काली देवी तो कलकत्ते वाली कहलाती है, मगर मेरे वहां जाने से क्या हो जाएगा? बस हमने कह दिया ना, तू उधर नहीं जाएगा। अब तो मुझे वहां जरूर जाना होगा, क्योंकि तेरी बात ना मानना ही मेरा ईमान है। तो फिर अनर्थ कर देंगे हम। मीना और उसकी दोनों छोकरियां इधर मुंबई में खत्म कर देंगे। नहीं कर सकोगे तुम ऐसा भूरिया चरण, क्योंकि मीना नमाज पढ़ती है। वो उन बेटियों में से है जो बाप के हुक्म पर अपने आप को मिटा देती हैं। ऐसी बेटियां अल्लाह की रहमत के साए में होती हैं, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये आवाज मेरी नहीं थी, कोई और बोल रहा था मेरे अंदर से। पूरी रेल तबाह कर दी थी हमने तेरे बाप की जिद पर, फिर बरसों पागल रहा था। बहुत सारे मारे गए थे, हमने कहा ना झगड़ा ले हमसे। लाखों कट मरे, लाखों, तब जाके पाकिस्तान बना। मैं कहा मार कर हंस पड़ा। तू किसी गधे की औलाद है भूरिया चरण। उन लाखों का खून पाकिस्तान की बुनियादों में पड़ा है। उस खून के गारे से पाकिस्तान की तामीर हुई। तूने ये सेहरा अपने सर बांध लिया, और तू जो पाकिस्तान के एक मामूली से बेटे के हाथों से हाथ पांव तुड़वा कर भीख मांगता फिरा है। भूरिया चरण की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वो मुझे घूरता रहा, फिर वापस मुड़ा और दरवाजे से बाहर निकल गया। थोड़ी देर तक तो मुझे गुस्सा आया, लेकिन फिर मैं नॉर्मल हो गया। तशवीश होना कुदरती अमर था, लेकिन अल्लाह पर भरोसा था। अलबत्ता ये सोच रहा था कि भूरिया चरण को मेरे कलकत्ते जाने से क्या खतरा है। ये भी मैंने सुन रखा था कि काली कलकत्ते से मंसूब है और भूरिया चरण काली पंथ से है, यानी काली के मसलक से, जो काले जादू की देवी है। बेशुमार बातें जहन में फिल्म की तरह नाचने लगी। नेतीताल से बॉम्बे आना, और हकीम साहब ने यकदम बॉम्बे का नाम लिया था और हम मुंबई आ गए थे। फिर उनका बेतुके अंदाज में शोबे से दिलचस्पी जाहिर करना और इस तरह हमारा मीना तक पहुंचना, और फिर मीना की वजह से कलकत्ते जाने का फैसला करना। फिर भूरिया चरण की परेशानी, वो हमें कलकत्ते जाने से रोकना चाहता था, पर क्यों? एक दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई। मराहल तय हुए। भूरिया चरण दोबारा मेरे पास नहीं आया। हकीम साहब ने खुद ही सफर के सारे इंतजामात किए। मीना तो खुशी से पागल हो रही थी। हर वक्त अपने घर, माँ बाप और बहन भाइयों की बातें करती रहती। उसका चेहरा बदल गया। अब तक खौफो खरास की जिंदगी गुजारने वाली बच्चियों के चेहरे भी फूल की तरह शगुफ्ता हो गए। भूरिया चरण ने धमकियां दी थीं कि वो तीनों माँ बेटियों को मार डालेगा, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं हुई। अब मुझे हकीम साहब पर पूरा भरोसा हो गया। कलकत्ते तक के सफर में पूरी तरह मुहतात रहा। रास्ते में कई जगह ऐसे शुबहात हुए जैसे ट्रेन को कोई हादसा पेश आने वाला हो, लेकिन खैरियत रही। एक बात खास तौर से महसूस की कि हकीम साहब पूरे सफर में मेरे साथ नहीं रहे। अलबत्ता थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो आते जाते रहे। आप कहाँ गायब हो जाते हैं हकीम साहब? भाई, इंजन ड्राइवरों को रेल चलाना सिखाना पड़ता है, पटड़ियों की निगरानी भी करनी पड़ती है, उन्होंने अपने मस्त अंदाज में जवाब दिया। फिर हम कलकत्ता पहुंच गए। बिल्कुल मुख्तलिफ शहर, अपनी खास रवायात का हामिल। मीना के घर की दास्तान तवील थी। उसका बाप रक्षा चलाता था, 3 भाई मेहनत मजदूरी करते थे। मीना अपने माँ बाप से मिली। रिकत अमेज मनाजर देखने में आए, लेकिन हम ज्यादा नहीं रुके। हकीम साहब ने मीना को बहुत बड़ी रकम दी और ये कहकर निकले कि वो उनकी और भी मदद करेंगे। फिर हम एक होटल में मुंतकिल हो गए। पुरसकून होने के बाद मैंने हकीम साहब से कहा, आप बम्बई में मीना के लिए आए थे ना? वक्त ही तकदीर है और वक्त के फैसले नाकाबिले फहम और मुस्तहकिम होते हैं। सारे अमल एक सिस्टम के तहत चलते हैं। आगे क्या करना है? मैंने पूछा। ये सवाल तुम मुझसे कर रहे हो? मतलब आगे क्या करना है किसी को मालूम है? आपसे एक सवाल कर सकता हूं, मैंने जल्ला कर कहा, और हकीम साहब मुस्कुरा दिए। नहीं। क्यों?
کیونکہ اس کا جواب نہیں دے سکوں گا، اور اگر میں بھی تم سے ایسا ہی سوال کروں تو کیا تم بھی کوئی جواب دے سکو گے؟ میں انہیں دیکھتا رہا اور وہ مسکراتے رہے اور پھر بولے، اچھے بچے غصہ نہیں کرتے، اور تمہیں جو غصہ آیا ہے وہ کسی اور بات کی علامت ہے۔ کس بات کی؟ میں نے پوچھا۔ مجھے کیا معلوم، میں خاموش ہو گیا۔ واقعی اب مجھے کسی بات پر غصہ نہیں آیا تھا، لیکن اس وقت نہ جانے کیوں حکیم صاحب پر غصہ آیا تھا۔ میں انہیں دیکھتا رہا، عجیب لگ رہے تھے۔ پھر مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی۔ آپ سوتے وقت بھی ٹوپی نہیں اتارتے، کیا یہ بھی آپ کی اہلیہ کا تحفہ ہے؟ نہیں، یہ کسی اور نے دیا تھا، کم از کم اس میں پھندنا ہی لگوا لیجئے، یہ ٹونٹی سی کھڑی بری لگتی ہے۔ ارے نہیں عزیزم، اس کے بہت سے عمل ہیں۔ خطرے کے وقت یہ ریڈار کا کام کرتی ہے اور دشمن کے حملہ آور ہونے کا پتہ چل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ اینٹینا کا کام بھی کرتی ہے، مجھے ضروری پیغامات موصول ہوتے ہیں۔ مزید یہ کہ یہ میموری کارڈ بھی ہے، اس میں بہت سی یادداشتیں محفوظ رہتی ہیں۔ تجربہ کرو گے؟ انہوں نے عجیب سے انداز میں پوچھا۔ کیسا تجربہ؟ اس ٹوپی کا۔ لائیے، میرا موڈ بدل گیا۔ انہوں نے ٹوپی سر سے اتار کر مجھے دی۔ تیل سے چکٹی ہوئی میلی کچیلی سی ٹوپی میں نے سر پر رکھ لی۔ واہ بھئی واہ، لنگور لگ رہے ہو، حکیم صاحب نے ہنس کر کہا اور پھر بولے، اچھا چلو آنکھیں بند کرو۔ ان کے کہنے سے میں نے آنکھیں بند کر لیں اور بولا، جی فرمائیے۔ اس نے کسر تھوڑی چھوڑی تھی، مینا اور اس کی بچیوں پر سانپ چھوڑا تھا، مگر نیولا آ کر سانپ کے ٹکڑے کر گیا۔ دیکھو، میری بند آنکھوں میں ایک فلم چل پڑی۔ مینا اپنے گھر کے ایک حصے میں بچیوں کو نہلا رہی تھی کہ ایک نالی کے سوراخ سے ایک کالے ناگ نے منہ نکالا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ اس کی ننھی چمکدار آنکھیں مینا اور بچیوں پر جمی ہوئی تھیں۔ اچانک وہ مضطرب ہو گیا اور پیچھے کھسکنے لگا۔ تب باہر کا منظر سامنے آیا، جہاں ایک نیولا سانپ کو دم سے پکڑ کر کھینچ رہا تھا۔ جو ہی سانپ پورا باہر نکلا، نیولا اس پر حملہ آور ہو گیا۔ دونوں میں جنگ چھڑ گئی۔ سانپ بھی نیولے پر حملے کر رہا تھا، دونوں پینتھرے بدل رہے تھے۔ آخر نیولے کو موقع مل گیا، اس نے سانپ کے پھن کو پکڑ لیا اور اسے زمین پر رگڑنے لگا۔ پھر اس نے سانپ کے پھن کو اس کے بدن سے الگ کر دیا۔ پھر منظر بدل گیا۔ مینا کی کٹیا میں ایک گڑونچی رکھی ہوئی تھی جس میں پینے کے پانی کے 2 گھڑے موجود تھے۔ اچانک گڑونچی کے پیچھے کی دیوار سے پیلے رنگ کی ایک مکڑی گھڑے پر گری اور گھڑے پر چلتی ہوئی اس کے اندر چلی گئی۔ ابھی کچھ لمحے گزرے تھے کہ اس دیوار سے ایک اینٹ گھڑے پر گری اور گھڑا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ زہر بن گیا تھا اس گھڑے کا پانی۔ ایک گھونٹ اندر چلا جاتا تو بندہ دوسرا سانس نہ لے پاتا۔ اور دیکھو، حکیم صاحب نے کمنٹری کی اور پھر منظر بدل گیا۔ اب ایک ٹرین نظر آئی جو برق رفتاری سے دوڑ رہی تھی۔ آگے ریل کی چمکدار پٹڑی کوئی 20 فٹ کے قریب اکھڑی پڑی تھی۔ ریل اس سے تھوڑے فاصلے پر تھی کہ دور پڑی پٹڑی کے ٹکڑے آپس میں مل گئے اور ریل بغیر رکے آرام سے اس پر سے گزر گئی۔ اور دیکھو گے؟ ہاں، میرے منہ سے پھنسی پھنسی آواز نکلی۔ مجھے بھوریا چرن کی وہ وارننگ یاد آ گئی جو وہ مجھے ہوٹل کے کمرے میں دے کر گیا تھا۔ تو یہ سب کچھ ہوا تھا اور اس کا تدارک بھی کیا گیا تھا۔ آنکھیں بند ہیں؟ حکیم صاحب کی آواز ابری۔ جی، میں نے کہا۔ کسی نے کسی سے کہا کہ جب بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز مقرر کر دی ہے، جسے جو ملنا ہے، اس کی تقدیر میں جو لکھ دیا گیا ہے، پھر دعا مانگنے سے کیا فائدہ؟ اسے جواب ملا کہ ممکن ہے کہ تقدیر میں لکھا گیا ہو کہ جو ملے گا وہ دعا مانگنے سے ہی ملے گا۔ دعا کا بڑا مقام ہے۔ تمہارا ہر لمحہ تمہیں دعاؤں کی آغوش میں لیے گزرتا ہے۔ ویسے تو اللہ کے فضل سے تمہارا دامن دعاؤں سے بھرا ہے، لیکن کچھ ایسی دعائیں ہیں جو تمہارے سر پر چھتری بنی ہوئی ہیں، وہ ہمیشہ تم پر سایہ فگن رہتی ہیں۔ جاننا چاہتے ہو کون سی؟ ہاں، میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ آنکھیں مت کھولنا جب تک میں نہ کہوں۔ میرے دل میں بڑی عقیدت پیدا ہو گئی۔ حکیم صاحب بہت پہنچے ہوئے انسان تھے، صحیح معنوں میں اب ان کے بارے میں اندازہ ہو رہا تھا۔ ان کی آواز ابری۔ جن کی دعاؤں کا میں نے خصوصی تذکرہ کیا ہے، ان میں 2 دعائیں ایسی ہیں جنہیں رد نہیں کیا جا سکتا۔ اول، منظر بدل گیا۔ یہ ڈاکٹر شکلا کا کلینک تھا
جہاں اوما دیوی بیماری سے اٹھ کر آنکھیں کھول رہی تھی اور جے راج اس کا بیٹا اس کے پیروں سے آنکھیں رگڑ رہا تھا۔ جس ماں کے لال نے تیری مدد سے مجھے نیا جیون دیا ہے، اس ماں کے کلیجے کو ٹھنڈا رکھنا، اسے سنسار کی ہر مشکل سے بچانا۔ تو نے جس طرح میرے جے راج کو اچھا انسان بنا کر میرے سینے سے لگایا ہے، اسی طرح اسے اپنی ماں کے سینے سے لگا کر دونوں کو خوشیاں دینا۔ اور دوسری دعا، حکیم صاحب نے کہا اور منظر بدل گیا۔ یہ میرا گھر تھا۔ میٹھے میٹھے نقوش نمایاں ہونے لگے۔ امی جان نظر آنے لگیں، جائے نماز پر خاموشی سے بیٹھی خلا میں گور رہی تھی۔ زبان خاموش تھی لیکن آنکھیں بول رہی تھی، اور بولتی آنکھوں کا ہر لفظ سمجھ آ رہا تھا۔ معبود عظیم، تو نے تو ساری کائنات کو ذرے ذرے سے سجایا۔ جو کچھ اس نے اس کائنات کو بخشا، اس کی تفصیل کائنات کے آخری دن تک نہیں کی جا سکتی۔